हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए बच्चे, आज एक अपना नया टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक अक्सर जिसने बड़ा ही खौफ का माहौल बना के रखा है कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चे, आप लोगों से मेरा प्रॉमिस है कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही आराम से, जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं, मैं इसमें हो सकता है कि एक दो क्लासेस एक्स्ट्रा लगाऊं, क्योंकि चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चे अक्सर इससे डरते हैं। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इससे क्यों डरते हैं, का भी रीजन है। पहले तो इस चैप्टर को हम इतना मजबूत करेंगे कि आपका ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक बनने वाला है। ठीक है। अब ये चैप्टर सेकंड लास्ट चैप्टर है अर्थमेटिक का। इसके बाद सीधा फिर हम पहुंचेंगे अपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि समय चाल दूरी पे, और उसके बाद में पूरा अर्थमेटिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये चीज हम इसी महीने में एंड कर रहे होंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम स्पीड डिस्टेंस दोनों इसी महीने में एंड कर देंगे। नेक्स्ट महीने की शुरुआत से हम लोग अपना जो एडवांस मैथ का पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। कल क्लास मैंने नहीं ली बच्चे, उसका एक रीजन है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आपने यूट्यूब पर वो तो ले ली एमटीएस का डेमो, फिर आपकी तबीयत खराब कैसे है? तबीयत खराब इन द सेंस, आप ये मत सोचा करो कि आदमी हॉस्पिटल में ही एडमिट होगा तभी उसकी तबीयत खराब मानी जाएगी। वो क्लास मैंने इसलिए ली क्योंकि वो मजबूरी थी। डेमो क्लास है, उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। फिर मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बैक टू बैक आपकी भी क्लास में ले पाऊं। तो इसी वजह से आपकी क्लास को थोड़ा सा, नहीं तो नॉर्मली मैं रोकता नहीं हूँ, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी थी जिस वजह से मुझे आपकी क्लास रोकनी पड़ी। और अब ठीक है, काफ़ी बेहतर है। हाँ, सिंप्लीफिकेशन वो एडवांस मैथ का ही पार्ट है बच्चे, वो नेक्स्ट मंथ के शुरू में हम करेंगे। छोटे छोटे चैप्टर हैं सिंप्लीफिकेशन और सर्ड सिंडेसिस। हालांकि सर्ड सिंडेसिस जो है घातांक करनी, वो कंप्लीट आपका एलजेब्रा का ही पार्ट है। एलजेब्रा में से उसको हटा के सर्ड सिंडेसिस बना दिया है, नहीं तो एलजेब्रा का ही एक छोटा सा पार्ट आप कह सकते हो उसे। सिंप्लीफिकेशन यानी कि उसमें हम लोग पढ़ेंगे अपना पॉडमास, वो पॉडमास है सिंप्लीफिकेशन। चलो शुरू करें। कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। हाँ, मैं आपको कह रहा था कि बच्चे इससे डरते क्यों हैं। दो रीजन है। एक तो इसमें कैलकुलेशंस होती है, पॉइंट डेसिमल वाली कैलकुलेशन है, वो देखनी है हमें। यस, बनेंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज है, डेसिमल तो बनेंगी। दूसरा, आप अगर किसी अपने सीनियर से पूछोगे, सीनियर इन द सेंस जो पहले से आपसे पहले तैयारी कर रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को ना एक हार्ड चैप्टर की गिनती में काउंट करते हैं। और फिर आपकी भी मेंटेलिटी वही बन जाती है कि यार भैया ने बोला है हार्ड है तो हार्ड है ना, हार्ड है तो हार्ड है। तो फिर आप भी उसको एज अ हार्ड चैप्टर ट्रीट करते हो, और फिर जब उस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपका दिमाग तैयार रहता है कि ये चैप्टर हार्ड है। और फिर चीजें जो आसान होती हैं वो भी समझने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आती है। अब हम जब जिस तरीके से मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा और जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आप देखना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल साधारण ब्याज में बना था ना, उससे भी ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस कंपाउंड इंटरेस्ट में बनने वाला है। ये तो हो गई इस बात का थोड़ा, इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू। बात आती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ना, चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। देखो ये चैप्टर में ना हमें थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा। सीरियस इन द सेंस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंसंट्रेशन की आपकी जरूरत पड़ेगी, और पहली दो क्लास में तो जरूर, क्योंकि आज आज की जो आपकी क्लास होने वाली है उसमें मैं कंप्लीट आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर आपने नहीं पढ़ी तो फिर चैप्टर में हर सवाल में आपको प्रॉब्लम आएगी। आज कंप्लीट हम देखेंगे कि चक्रवर्ती ब्याज, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मैं आपको आज सिखाऊंगा। अब सुनो, साधारण ब्याज हमने पढ़ा। क्या पढ़ा साधारण ब्याज के बारे में? क्या था सिंपल इंटरेस्ट? सर, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज था जो, दो बात थी, जो केवल मूलधन पर लगता है, केवल हमारा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है, और हर साल बराबर रहता है। दो बात थी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, कि जो केवल मूलधन पर लगता है और हर साल बराबर होता है। हर साल बराबर मतलब कि अगर पहली साल 10% का ब्याज मिला
तो हर साल 10% का मिलता जाएगा। यही रीजन था कि हम जब प्रतिशत ब्याज निकाल रहे थे तो मैं कह रहा था कि एक साल में अगर आपको 10% ब्याज मिला, यानी कि ब्याज की दर अगर 10% है, तो भाई साहब 3 साल का ब्याज कितना होगा? तो हम सीधा 10% को 3 से गुणा कर रहे थे, क्योंकि हर साल 10%, 10%, 10% ब्याज था। वो था सिंपल। लेकिन बात जब हम कंपाउंड की करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की करेंगे, दरअसल ये चक्रवृद्धि ब्याज वही है जो काली सी टोपी पहनकर सिर पे टीका लगाकर अब से 150 साल पहले मुंशी होते थे ना, 150 साल, 200 साल, और भी अगर मैं पहले जाऊं, 250, 300 साल पहले जो मुंशी होते थे वो पट्टे पर जमीन रखते थे। याद है ना, पट्टे पर जमीन रखना। पट्टे पर जमीन रखने का मतलब होता है गिरवी रखना। आपकी जमीन या फिर किसानों की जमीन वो गिरवी रखते थे, और ये बात पर कि भाई तेरी जमीन के कागज मेरे पास रखे हैं, तुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, ये ले 20,000 रुपए, और जब तू इन्हें चुका देगा अपनी जमीन के कागज ले जियो। आजकल तो रजिस्ट्री होती है प्रॉपर, जमीन के कागज लेने से कोई फायदा नहीं होता कि आपकी जमीन के कागज कोई और ले गया ना तो जमीन उसकी हो गई, ऐसा नहीं है आजकल, ऐसा नहीं है। आजकल तो प्रॉपर थंब इम्प्रेशन से आपके फोटो खींचकर सब कुछ रजिस्ट्री होती है। कागज ले जाओ भैया, हम तो रजिस्ट्रार ऑफिस से दूसरे कागज निकलवा लेंगे, है ना। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन बायोमेट्रिक वगैरह हो गया है। तो पहले क्या था, जिसके पास कागज आपकी जमीन के, जमीन उसकी, जमीन उसकी, जिसके पास कागज है भैया, है ना। तो और अंगूठा लगवा लेता था वो मुंशी, अंगूठा लगवा लेता था, जिसके पास कागज अंगूठा जमीन उसकी। वो कहता था ये 20,000 रुपए ले जा, और जब दे दे इन 20,000 को ले जियो, लेकिन ये 20,000 रुपए मिलेंगे तुझे ब्याज पर। और ब्याज क्या लगेगा, चक्रवृद्धि या साधारण, ये उसको नहीं पता था, उस किसान को नहीं पता था। ये तो बस ये था कि यार पैसे मिल जाए ना, मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाए ना, जमीन वमीन तो ठीक है मैं ले लूंगा, और डबल मेहनत करूंगा, रात में मैं 6 घंटे सोता हूँ, मैं 2 ही घंटे सोऊंगा, 4 घंटे काम कर लूंगा मैं। वो सीधा किसान, वो उसको नहीं पता था। लेकिन इस मुंशी को पता था कि ये जिंदगी में 20,000 नहीं लौटा पाएगा। क्यों? क्योंकि उस मुंशी ने लगाया था चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि उसने 20,000 रुपए दिए, मान लो पहले महीने के बाद एक महीने में उसका ब्याज बन गया, सपोज 500 रुपए ब्याज बन गया, लेट सपोज 500 रुपए एक महीने का ब्याज बन गया। अगले महीने जो ब्याज बनेगा ना, वो 500 नहीं बनेगा, वो बनेगा 20,000 पर, तो बनेगा ही बनेगा। जो पहले महीने का ब्याज है ना 500 रुपया, भाई साहब उस पर भी ब्याज बनेगा। जब बात तीसरे महीने की आएगी ना, तो 20,000 पर तो ब्याज बनेगा ही बनेगा, पहले महीने का जो 500 है उस पर भी बनेगा, दूसरे महीने का जो 500 है उस पर भी बनेगा, पहले महीने के ब्याज पर जो ब्याज कमाया उस पर भी ब्याज लगेगा। ये तो मैंने 3 महीने की बात बताई। जरा सोचो 4 महीने में क्या होगा, जरा सोचो 5 महीने में क्या होगा। क्या कभी किसान अपनी जमीन वापस ले पाया? नहीं ले पाया। तो साहूकार उठते चले गए और किसान दबता चला गया। यही रीजन है कि आजकल कई सारे हमारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर लोगों के पास ना रहने के नाम पर एक झोपड़ी है। वो लोग के पास अगर बैठकर आप बात करोगे तो वो ये कहेंगे कि हमारे दादा परदादा जो 3-4 पीढ़ी पहले थे ना, उनके पास 100 बीघा जमीन थी, 50 बीघा थी, 400 बीघा थी। वो गई कहाँ? वो ऐसे ही तो चली गई, कोई लूट के थोड़ी ले गया है, ऐसे गई है वो जमीन सारी, है ना। तो ये थी थोड़ी सी इमोशनल स्टोरी, आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताने का कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस होता क्या है। अब थोड़ी सी बात आते हैं टेक्निकल बात पे कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगता कैसे है, ये जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले लिख देता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट।
इसको हम डिनोट करेंगे CI से। सारी टर्मिनोलॉजीज वही हैं जो हमने साधारण ब्याज में पढ़ी थी कि ब्याज आपका अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या होता है आपका ब्याज प्लस मूलधन, सब कुछ वही है जो टर्मिनोलॉजीज हमने उसमें पढ़ी। तो ये फायदा है कि हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब चक्रवर्ती ब्याज के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं होता क्या है। एक ट्री मेथड से मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी क्लियर करूंगा और लगता कैसे है वो भी करूंगा। मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं भाई। मैंने यहां पर लिखा कि मान लो कि मूलधन है, मान लेते हैं कि कोई मूलधन है, पी है कोई, मान लो 10,000 रुपए का पी है, 10,000 रुपए का मूलधन है, और उस पर जो ब्याज लग रहा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, और समय जो है, सपोज मैंने कहा 2 साल है, 2 इयर्स है, 2 साल है, 2 साल की बात हो गई। ठीक है, तो इस यहां से कई सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करूंगा। तो मैंने कहा कि 10,000 रुपया मूलधन है, इस 10,000 रुपए पर बात हुई है 2 साल की। कितने साल की बात हुई है बच्चे? 2 साल की। पहली साल में लिख देता हूं फर्स्ट ईयर, और यहां लिख देता हूं मैं सेकेंड ईयर। यहां क्या लिख देता हूं? सेकेंड ईयर। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं पहली साल की बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चे 10%। कितना है? 10%। तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 रुपया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पहली साल का साधारण ब्याज कितना है, फर्स्ट ईयर का, या फिर अगर मैं ये कहूं कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहेंगे सर 10,000 पर 1 साल का साधारण ब्याज तो 10% यानी कि 1,000 है। और अगर मैं ये पूछूं कि पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, भैया पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 10% ही यानी कि 1,000 होगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये निकल के आया। मैं साइड बाय साइड आपका लिखते चल रहा हूं, मैं साइड बाय साइड आपका लिखते चल रहा हूं कि एक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये निकल के आया कि 1 साल का, यानी कि 1 साल का, 1 वर्ष का, या पहली साल का लिखेंगे तो ठीक है। तो पहली साल का, पहली साल का SI साधारण ब्याज बराबर CI के होता है। पहली साल की अगर बात करेगा तो पहली साल जितना सिंपल इंटरेस्ट होगा उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो पहली साल जितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उतना ही आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 10% ही साधारण ब्याज और 10% ही चक्रवृद्धि ब्याज। कहानी जो चेंज होगी वो होगी सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर से मानो मैंने कहा सेकेंड ईयर में मूलधन कितना है? 10,000। तो इस पर हमारा ब्याज कितना मिलेगा? 10% यानी कि 1,000 रुपया ब्याज का मिलेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सेकेंड ईयर का साधारण ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट, तो आप कहेंगे सर सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी 10% ही है। सेकेंड ईयर का साधारण ब्याज भी कितना है? 10% यानी कि 1,000 है। लेकिन अब कहानी बदलेगी जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूंगा। तो बच्चे बात अगर मैं सेकेंड ईयर की कर रहा हूं ना, तो इस 10,000 पर 10% कितना है? 1,000। ये तो आपका उस पर मूलधन पर हो गया 10%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि मूलधन पर तो ब्याज मिलना ही मिलना है, लेकिन उससे पहले जो आपका ब्याज रहा होगा उस पर भी आपका 10% लगेगा। भैया आपने इस 10,000 पर तो 1,000 रुपया कमा लिया, लेकिन जो आपने पहली साल का जो ब्याज है 1,000,
उस पर भी 10% का ब्याज लगेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1,000 का 10% कितना होता है? 100 रुपया। तो ये 100 रुपया आपका अलग से बनेगा ब्याज के ऊपर ब्याज। क्या ये बात आपकी क्लियर हुई? एक बार मुझे थम्स अप करके सभी लोग बताएंगे, सभी लोग मुझे थम्स अप करके बताएंगे, क्या ये बात क्लियर हुई आपकी? यस और नो? हो गई ना भाई? बात क्लियर है ना? कि जब मैंने सेकंड ईयर की बात करी, जब मैंने सेकंड ईयर की बात करी, तो इस 10,000 पर तो 10% मिला ही मिला, लेकिन बात यहां चक्रवृद्धि की हो रही है। तो आपने जो पहली साल का ब्याज कमाया है ना, उस पर भी 10% मिलेगा, उस पर भी 10%, इस 1,000 पर भी। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे थोड़ी होता है, ब्याज कमाया तो कमाया, उस पर ब्याज क्यों ले रहे हो? भाई साहब यही तो चक्रवृद्धि की कहानी है। वो इतना निर्दयी है कि वो नहीं छोड़ता किसी को भी, हर किसी पैसे पर ब्याज लेगा, इस 1,000 पर भी। अभी तो रुको, अभी तो मैंने 2 साल की बात करी है, अभी तो मैंने 2 साल की बात करी है। अब बात अगर मैं 3 साल की पहुंचा दूं ना, मैं कह रहा हूं आप माथा पकड़ के बैठ जाओगे, माथा पकड़ के बैठ जाओगे अगर मैं थर्ड ईयर की बात करने लगूं तुमसे। कैसे देखना जरा, बात अगर यहां मैं थर्ड ईयर की करता हूं, तो बच्चे इस 10,000 पर तो, इस 10,000 पर तो 10% मिलेगा ही मिलेगा आपको। भाई इस 10,000 पर तो 10% आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको इस 10,000 पर तो 10% यानी कि 1,000 मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उससे पहले जितने भी आपने ब्याज कमाए ना, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, हर किसी पर 10% ब्याज निकलेगा। चाहे वो ब्याज हो, उस पर भी 10% मिलेगा, दूसरे साल का हो उस पर भी 10% मिलेगा, और जो ब्याज के ऊपर ब्याज कमाया ना आपने, भाई उस पर भी 10% ब्याज बनेगा। यानी कि अगर मैं इस 1,000 पे कहूं तो 100 रुपया ब्याज बना, इस 1,000 पे कहूं तो 100 रुपये ब्याज बना, और इस 100% पर भी 10% यानी कि 10 रुपये ब्याज बना। और जरा सोचो, अगर मैं चौथी साल पे चला गया ना, तो कितना सारा ब्याज बन जाएगा। सोचो जरा, अगर मैं फोर्थ ईयर पे चला गया, तो कितनी धनराशि पर ब्याज बनेगा। इस 1,000 पर तो 10% बनेगा ही बनेगा, इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, सब किसी पे 10% ब्याज बनेगा। अब देखा चक्रवृद्धि ब्याज कैसे चलता है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे चलता है। बात क्लियर हुई कि डिफरेंस हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है। अब यहीं से मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, कुछ सवाल मैं यहीं से पूछूंगा। पहला तो यही हो गया कि पहली साल का साधारण ब्याज बराबर पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि पहली साल चाहे मैं साधारण ब्याज कहूं वो भी 10% रहेगा, पहली साल का चाहे मैं चक्रवृद्धि ब्याज कहूं वो भी 10% ही रहेगा। इतना तो सबको क्लियर है। अब मैं सेकंड पॉइंट आपसे पूछता हूं कि जरा मुझे बताना, 3 साल का, 3 साल का साधारण ब्याज कितना है? 3 साल का अगर मैं केवल सिंपल इंटरेस्ट पूछूं, 3 साल का केवल सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पूछूं, तो आप कहेंगे सर 1,000, 1,000,
और 1000। भाई ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, 10%, 10%, 10%, 1000, 1000, 1000। ये जो नीचे चल रहा है ना पैसा, ये जो नीचे चल रहे हैं छोटी छोटी अमाउंट, ये तो चक्रवृद्धि की है। 1000, 1000, 1000। अगर मैं साधारण ब्याज पूछूंगा तो आप सीधा कह दोगे सर 3 साल का साधारण ब्याज 3000 रुपया। आपने सीधा साधारण ब्याज को जोड़ दिया। अगर मैं आपसे पूछूं 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, भाई साहब जरा बताना मुझे, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अगर बात कंपाउंड इंटरेस्ट की उसने की है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की अगर उसने की है, तो आपको सारा पैसा जोड़ना पड़ेगा। ये भी, ये भी, ये भी। साधारण ब्याज यानी कि 1000, 1000, 1000, ये तो रहेगा ही रहेगा। जो छोटी छोटी अमाउंट है इनको भी जोड़कर लिखो। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स, है ना। तो 1000, 1000, 1000, 3000, 100, 100, 100, 3300 और 10 यानी कि 3310। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3310। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप दोनों में डिफरेंस देख लो कि जब मैंने 3 साल का साधारण ब्याज पूछा तो आपने कहा सर 3000, और जब मैंने 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा ये था भाई साहब 3310 रुपए। 3310। देखा, तो यहां से एक पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण से ज्यादा होता है। सर ये भी कोई क्लियर करने की बात है, तो अंडरस्टूड बात है कि सिंपल इंटरेस्ट इज लेस देन कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल का साधारण 3000, 3 साल का चक्रवृद्धि 3310, ज्यादा ही होगा क्योंकि ये ब्याज के ऊपर ब्याज बनता है। हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूं फोर्थ पॉइंट इसी में ही। मैंने पूछा कि जरा मुझे बताना सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। सेकंड ईयर, मैंने 2 साल नहीं पूछा, मैंने केवल सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो जल्दी से आप मुझे बताओ क्या होगा सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चे अगर मैं पूछूंगा तो यहां केवल सेकंड ईयर की बात होगी, यानी कि मैं केवल इतने की बात करूंगा। अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूंगा तो केवल और केवल इसकी बात करूंगा, सेकंड ईयर की। तो सेकंड ईयर का सीआई कितना हो जाएगा, 1000 और 100 यानी कि 1100। सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 1100। ऐसे ही अगर मैं थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूंगा तो आप इनको जोड़ दोगे, 1000, 1210 रुपए। ये थर्ड ईयर का सीआई होगा, थर्ड ईयर का, 3 साल का नहीं, थर्ड ईयर का। 3 साल अलग है, थर्ड ईयर अलग है। जैसे मैं आपसे पूछने लगूं कोई बच्चा बीटेक कर रहा है और वो थर्ड ईयर, वो तीसरे वर्ष में है, तो मैं पूछूं कौन सी ईयर में हो भाई बीटेक में, वो ये थोड़ी कहेगा 3 साल में हूं, वो कहेगा थर्ड ईयर में हूं, यानी कि 2 साल हटाओ, मैं थर्ड ईयर में हूं, तीसरे वर्ष में। तो यहां मैंने केवल तीसरे वर्ष की बात करी है, तो तीसरे वर्ष में जो भी अमाउंट होगा वो ये होगा। ठीक है, इस तरीके से कई सारे सवाल अक्सर यहां पर बनते हैं। तो ये कोई मैंने आपको एक तरीका बताया है सवालों को करने का। अब से अगर मैं 5 साल पहले, 6 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो सवाल इसी मेथड से किए जाते थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और ये बड़ा प्रचलित मेथड था जो आपके सामने है ना। अब से अगर मैं 6 साल पहले की बात करूं तो बड़ा प्रचलित मेथड था ये। इसको कहते थे ट्री मेथड। क्या कहते थे इसको, इसको कहते थे बच्चे ट्री मेथड। ट्री मेथड आजकल इसका यूज होता है केवल ये समझने के लिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो ये अच्छे तरीके से समझा देता है मेथड कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और लगता कैसे है। पहले सवाल भी इसी मेथड से सॉल्व किए जाते थे, अब तो बहुत सारे मेथड आ गए हैं। मैं कह रहा हूं आपको बहुत सारी चीजें फिंगर टिप्स पे याद करवा दूंगा मैं, डायरेक्ट आप लगा के आगे भागोगे। तो आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी यहां से समझ में आई कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज कॉल्ड ट्री मेथड। अब एक रेशियो मेथड भी होता है बच्चे। आते हैं अपने सेकंड मेथड पे जिसका नाम मैंने दिया रेशियो मेथड।
रेशियो मेथड क्या होता है, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। हालांकि नाम कोई नया नहीं है आपके लिए, पुराना ही नाम है, जो हम परसेंटेज में भी पढ़ा हमने, प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ा, डिस्काउंट में भी पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ा। दैट इज कॉल्ड रेशियो मेथड। क्या है, कैसे लगता है, और क्या इसकी लिमिटेशंस, लिमिटेशंस यानी कि पाबंदी, पाबंदी क्या क्या है, कहां पर ये लग सकता है, कहां से आगे ये नहीं जा सकता है, वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो रेशियो मेथड क्या है, सपोज मैंने कहा कि मूलधन है आपका 5,000 रुपया, मूलधन क्या है 5,000 रुपया। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20%, 20% है, और मैंने कहा समय जो है ना वो 2 वर्ष है, 2 ईयर है। मैंने पूछा जरा बताओ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब ये सवाल आपके सामने है कि मूलधन है आपका 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, वार्षिक लिखना चाहो तो लिख दो, वार्षिक ही है ये, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख दो। बच्चे मैं फिर कह रहा हूं कि जो ये 2 क्लास आपकी होने वाली है ना, आज की क्लास और कल की क्लास भी जो मैं कराऊंगा, ये आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इन 2 क्लास के बाद आपको मैं सवाल ही सवाल कराऊंगा। आज की तो कंप्लीट थ्योरी क्लास होने वाली है, कल आधी क्लास तक आपकी थ्योरी खत्म हो जाएगी, आधी में हम सवालों को शुरू कर देंगे। थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं लाइन बाय लाइन लिखवाऊंगा, यानी कि कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अब तक चीजें डायरेक्ट सवालों से शुरू होती हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, पहले सीखो तो सही। होता क्या है, नया सवाल आ गया फिर ऐसे सिर खोजाने लग जाओगे, यार इसमें क्या करें अब, ऐसा नहीं है। मैंने कहा रेशियो मेथड है, अगर मूलधन 5,000 है, ब्याज की दर 20% वार्षिक है, टाइम 2 साल का है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो रेशियो मेथड कैसे लगता है जरा देखना। सबसे पहले इस 20% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बताओ मुझे क्या होगा। आप कहेंगे सर इसका फ्रैक्शन होगा 1/5। क्या होगा बच्चे, इसका फ्रैक्शन लिख दिया 1/5। अब अगर आपसे बोला है 2 वर्ष, क्या बोला है बच्चे, आपसे बोला है उसने 2 वर्ष, 2 वर्ष बोला है। 2 वर्ष का मतलब है कि पहली साल अगर मूलधन 5 रुपए है, तो 1 रुपया ब्याज बन के कितना रुपया बन गया, 6 रुपया। यानी कि मूलधन प्रिंसिपल अगर 5 रुपए है, तो 1 रुपया ब्याज बन के कितना बन गया, 6 रुपए बन गया मिश्र धन। और ऐसा उसने बोला है 2 साल। क्या बोला उसने, ऐसा उसने बोला है 2 साल। तो आपने 2 बार 5 से 6, 5 से 6 करना है। इधर गुणा करेंगे 25, इधर गुणा करेंगे 36। बच्चे जो इधर वाला पार्ट है ना आपका, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसको कहते हैं मूलधन। इसको क्या कहते हैं, मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। और जो राइट हैंड वाला पार्ट है इसको कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिश्र धन यानी कि अमाउंट। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना होगा, 11। डिफरेंस कितना है इनका, 11। और इन दोनों का जो डिफरेंस है 11, उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इनकी जो लिमिटेशन है ना, जो लिमिटेशन है, लिमिटेशंस क्या है रेशियो मेथड की, कि आप केवल मूलधन, आप केवल मिश्र धन, और आप केवल कंपाउंड इंटरेस्ट की ही बात कर सकते हो। अगर आपसे पूछने लगे सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, भाई 2 साल का दिया हुआ है ना, कहने लगा सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो फिर आप रेशियो मेथड से नहीं जा सकते हो। रेशियो मेथड मतलब केवल 3 चीज अगर आपसे पूछेगा, या तो मूलधन पूछ ले, या मिश्र धन, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, इन तीनों में ही डील करता है आपका रेशियो मेथड। यहां हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, मूलधन दिया हुआ था, 2 साल का समय, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा। हमें मूलधन कितना दिया हुआ है, 5,000। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 25 यूनिट का मान 5,000 होगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5,000/25। तो 25 दूनी 50, यानी कि 1 यूनिट का मान 200। आपसे पूछा है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, वो तो 11 यूनिट है।
तो 11 यूनिट का मान कितना होगा, 11 गुणा 200 यानी कि 2200। बच्चे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया सर, 2200 हो गया। इनकेस अगर आपसे मिश्र धन पूछेगा तो 1 यूनिट का मान 200, तो मिश्र धन आपका हो जाएगा 36 यूनिट यानी कि 36 गुणा 200, तो मिश्र धन आपका हो जाएगा 7200। अमाउंट कितनी हो जाएगी भाई, अमाउंट हो जाएगी आपकी 7200। सीआई पूछेगा तो आपका 200। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको कराऊं, एक और एग्जाम्पल कराता हूं मैं। चलो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि आपका जो प्रिंसिपल है या जो आपका अमाउंट है 9800 रुपए है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16 सही 2/3% वार्षिक है, एनुअली है, और आपको समय दिया हुआ है 2 वर्ष, 2 साल। आपको बताना है प्रिंसिपल मूलधन क्या होगा और 2 साल का सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। बताइए जल्दी से जवाब, कैसे करेंगे। फिर और आगे चलता हूं मैं आपको लेकर। ठीक है, अभी तो सीआई में घुसे हैं हम लोग, अभी तो बहुत सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, मैं कह रहा हूं सवाल को तो मैं भगाते हुए लेकर चलूंगा। जैसे बचपन में आपने टायर घुमाया है, ऐसे हैं किसी ने जिन्होंने बचपन में टायर घुमाया हो, वो छोटी सी डंडी हाथ में होती थी और वो टायर जो पुराने टायर साइकिल के होते थे ना, वो वाला। ऐसे सवालों को लेकर चलेंगे। कहीं बाहर जा रहे हैं टायर साथ में जाएगा, टायर साथ में जाएगा। कहीं अगर दुकान पे भी जा रहे हैं तो टायर साथ में जाएगा। वो गांव में बड़े प्रचलित थे, जो बच्चे शहर के हैं वो शायद इस बात को, इस फीलिंग को, इस इमोशंस को नहीं जानते होंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टायर। मेरे पास 3 थे, मुझे आज भी याद है। एक रेंजर साइकिल का था, एक एटलस साइकिल का, 2 एटलस साइकिल के थे। उन पे नाम भी लिखे हुए थे मैंने। चलो बताओ इस सवाल को जल्दी से। कह रहा है कि 9800 अमाउंट है, मिश्रधन है, रेट हमारा इतना है, समय 2 साल है, तो ये दोनों चीज बताओ क्या होगी। क्या आप जानते हैं कि 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन भिन्न होता है 1/6 होता है। कितना होता है बच्चे, 1/6। यस, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। पहली साल क्या होगा, पहली साल तो हमारा पैसा 6 से 1 बढ़ के 7 हो जाएगा, और जितने वर्ष उसने बोले हैं उतने वर्ष आप 6 से 7, 6 से 7 कर दो। इधर लिखो 36, इधर लिखो 7 7 49। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट, और इन दोनों का डिफरेंस जो है 9 और 4 13, वो आपका सीआई। तो मैंने कहा रेशियो मेथड में हम इन तीनों से ही डील कर सकते हैं, इनके अलावा अगर कुछ पूछेगा तो बात नहीं बनेगी। आपको दिया हुआ है अमाउंट यानी कि 49 यूनिट का मान कितना है, 9800। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 9800/49, यानी कि 49 दूनी 98, 200। आपसे क्या पूछा है, मूलधन बताओ, तो 36 यूनिट का मान कितना होगा, यानी कि 7200। और अगर सीआई पूछेगा, 1 यूनिट का मान 200, तो 13 यूनिट का मान कितना होगा, यानी कि 2600। तो सीआई 2600, मूलधन आपका 7200। आराम से आपने निकाला। अब आपके पास जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस तरह के ऊट पटांग आए, लाइक 16 सही 2/3%, लाइक 12.5%, 33 सही 1/3%, तो कोशिश करना कि आप रेशियो मेथड का यूज करो। जो भी इससे आगे अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस तरह के परसेंटेज में वहां डील मत करना। रेशियो मेथड की भी अपनी एक पहचान है भाई, अपना स्टैंड है। ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ा ऐसे रोल करके डस्टबिन में डाल दिया, नहीं, इसकी अपनी एक स्टैंड है, अपना एक वजूद है इसका भी। ऐसी परसेंटेज आएंगी ना तो रेशियो मेथड याद आएगा हमको।
कि रेशियो मेथड के पास चलो। तो इसको भी दिमाग के किसी कोने में इज्जत देकर बैठा लो, क्योंकि अभी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी ना, ये मैं कह रहा हूं ऑलमोस्ट 90% सवालों की आपके कॉन्सेप्ट की आप धज्जियां उड़ाने वाले हो, जितने भी आपके वनडे एग्जाम में आते हैं। देखना आप, अभी तो चीजें शुरुआत है, आगे चलते हैं। इतनी चीज क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ, देखो हमने दो चीज पढ़ी, पहला हमने ट्री मेथड पढ़ा, सेकंड हमने रेशियो मेथड पढ़ा, थर्ड आते हैं अब फॉर्मूलेज पे। यस, अब आते हैं हम अपने फॉर्मूलेज की तरफ, कि हमने पूछा 2 साल का सीआई, 2 वर्ष के सीआई का फॉर्मूला, 2 वर्ष के सीआई का फॉर्मूला। जब बात 2 वर्ष की हो रही है, 2 वर्ष के सीआई का फॉर्मूला क्या होता है? भाई साधारण ब्याज क्या था, 1 साल का 10%, तो 2 साल का 20%। वहां हमें फॉर्मूले वगैरह की जरूरत नहीं थी, वहां हमें रेशियो मेथड की जरूरत नहीं थी। वहां चीजें सीधी सीधी सिंपल एंड स्ट्रेट चल रही थी। सिंपल एंड स्ट्रेट मींस के सब कुछ ठीक है, ओके है यार, जो रेट है ना समय से गुणा कर दो। क्या यहाँ रेशियो मेथड, क्या फॉर्मूला लगाएं, कोई जरूरत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधा समय से गुणा हो रहा था। यहां ऐसा नहीं है, यहां हमें सोचना है भाई, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। बात ऐसे नहीं बनेगी, यहां सक्सेसिव चीजें चलती हैं, सक्सेसिव चीजें। गोल्डन रेशियो बता दो सर, बताएंगे भाई, रुक जाओ, तसल्ली तो करो, पहले ये तो सीखो कि सीआई होता क्या है। सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, जहां जरूरत जिसकी होगी उसकी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, तो अभी 2 साल का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो कि आपकी दो ब्याज की दर है, या ये मान लो कि A% और B%, ये दो आपकी ब्याज की दर है, कि आपका A% का ब्याज और B% का ब्याज। इसका फॉर्मूला होता है, 2 साल के सीआई का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस A गुणा B बटा 100। ये 2 साल के सीआई का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस A गुणा B बटा 100। एग्जाम्पल देखें, अगर एग्जाम्पल क्या है बच्चे, एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, और समय आपका मैंने कहा 2 वर्ष है। समय क्या है आपका? 2 साल है। तो जरा जरा बताना मुझे, 2 साल का सीआई परसेंटेज में कितना होगा? 2 साल का जो सीआई होगा वो परसेंटेज, प्रतिशत में आप मुझे बता दो कितना होगा। आप कहेंगे कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है और बात अगर यहां 2 साल की हो रही है, तो 2 साल के लिए तो फॉर्मूला हम जान गए, A प्लस बी प्लस A गुणा बी बटा 100। ये तो पढ़ते आए हैं, परसेंटेज में भी पढ़ा, डिस्काउंट में भी पढ़ा, लेकिन डिस्काउंट में यहां माइनस था, बात अलग है। लेकिन था तो कुछ ऐसा ही दिखने में वो भी। यस, तो आप कहेंगे कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, समय 2 साल, तो ए की वैल्यू भी 10% हो जाएगी और बी की वैल्यू भी 10% हो जाएगी, दोनों की वैल्यू 10-10% हो जाएगी। तो आपका फॉर्मूला बनेगा 10 + 10 + 10 गुणा 10 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, 10 और 10 20 प्लस 1, यानी कि हमारा आंसर आ गया 21%। तो 2 साल का सीआई हमारा बन गया 21%। जब मैं साधारण ब्याज की बात कर रहा था, सुनो अब यहीं पर चलो, आपकी वो भी मैं क्लैरिटी कर देता हूं। मान लो यहीं पर अगर मैं पूछूं कि 2 साल का एसआई बताना, परसेंटेज में कितना होगा, यहीं पर अगर मैंने पूछा, या ये तो मैंने आपका 2 साल का सीआई पूछ लिया, ये तो आपका 2 साल का सीआई पूछा है। अब मैं पूछ रहा हूं कि 2 साल का साधारण ब्याज भी बता दो जरा जरा मुझे, कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो हम दिलो दिमाग में सेट कर चुके हैं कि 1 साल का अगर 10%, तो 2 साल का कितना होगा? 10% गुणा 2, यानी कि सर 2 साल का 20% हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई फॉर्मूले वॉर्मूले की जरूरत है ही नहीं। एसआई 20%, सीआई कितना? 21%। आपने देखा
अगर मैं 2 साल के सीआई की बात करूंगा तो 21% और 2 साल के एसआई की बात करूंगा तो 20%। तो एसआई कम होता है, सीआई ज्यादा होता है। उतना भी ज्यादा नहीं होता, बेशक 1% ज्यादा है लेकिन ज्यादा है। अगर मैं इनका डिफरेंस आपसे पूछूं कि 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस, क्या आप मुझे बता सकते हो? 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। 21 - 20 यानी कि ये हो जाएगा सर 1%। 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 1% होगा। एक और एग्जाम्पल लेकर बात करें, फिर 3 साल के पास चलते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, समय आपका 2 वर्ष है। तो जरा मुझे बताना 2 साल का सीआई कितना परसेंट होगा? 2 साल का सीआई परसेंटेज में बताओ, केवल परसेंटेज में। फॉर्मूला लगाओ, A+B+A×B/100। इफेक्टिव रेट बोलते हैं इसको। जो 2 साल का सीआई परसेंटेज में पूछ रहा हूं ना, एक्चुअल में इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट यानी कि प्रभावी दर। प्रभावी दर। इफेक्टिव रेट बताओ 2 साल का क्या होगा? प्रभावी दर। आप फॉर्मूला लगा दोगे, क्या करेंगे कि भाई अगर आपका 5% रेट है, समय हमारा 2 साल है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे A+B+A×B/100। यानी कि ये हो जाएगा 10+25/100, हो जाएगा 10+0.25, यानी कि 10.25%। तो हमारा 2 साल का सीआई कितना आ गया? 10.25%। अगर यही मैं आपसे पूछने लगूं कि 2 साल का एसआई बताना, जरा इसी में ही अगर मैं पूछने लगूं कि 2 साल का साधारण ब्याज बताना, आप कहेंगे सर 1 साल का अगर 5% है ना, तो 2 साल का कितना होगा? सर 10%। साधारण ब्याज तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 10%। अगर मैं डिफरेंस पूछूंगा कि 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 10.25 और उसमें से 10 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 0.25%। क्या होगा? 0.25%। ये होगा 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस। आपने 10.25 में से 10% हटाया तो 2 साल का डिफरेंस हमको मिल गया 0.25%। यहां तक कोई दिक्कत है? बहुत आराम से, बहुत ही ज्यादा, जितना भी स्लो हो सकता है उतना स्लो करके मैं आपको लेकर चल रहा हूं। तो ये चीज हो गई 2 साल के फॉर्मूले की। बच्चे अगर मैं बात करूंगा 3 साल के फॉर्मूले की, 3 साल का भी आपने पढ़ा हुआ है, यस पढ़ा हुआ है भाई साहब 3 साल का। देखो 2 साल को ना आप रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हो। 2 साल की प्रभावी दर को आप रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हो भाई। कैसे? मैं इस कोने में बता देता हूं। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/20। तो पहली साल कितना हो गया? 20 से 21। दूसरे साल कितना हो गया? 20 से 21। जरा गुणा करना 400, जरा गुणा करना 441। ठीक है। तो 2 साल में ब्याज कितना मिला है सीआई हमको? 41 रुपया। और अगर हमें परसेंटेज में निकालना है 2 साल का, तो हमारा आंसर कितना होगा? 41 बटे, और मूलधन को नीचे रखेंगे और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 41/4 होगा 10.25%, है ना? तो 2 साल का अगर सीआई आप रेशियो मेथड से भी निकालना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी आप निकाल सकते हो, इसमें भी आप रेशियो से निकाल सकते हो। 10 से 11, 10 से 11 गुणा करोगे 100, गुणा करोगे 121, डिफरेंस 21/100 गुणा 100 यानी कि 21% आ जाएगा। तो रेशियो मेथड को भी मैंने कहा ना इज्जत देना है। ऐसा नहीं है कि मान लो सपोज अगर कहीं ऐसा रेट बन जाए
सपोज अगर कहीं ऐसा रेट बन जाए कि रेट हमारा 12.5% है और समय हमारा 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, तो जरा 2 साल का सीआई बताना कितना होगा। तो भाई इसको फॉर्मूले में लगाकर हो तो जाएगा, लेकिन हालत खराब हो जाएगी अगर आप 12.5% को, मान लो ये तो 12.5% है, चलो 12.5 लिख के मैं बना सकता हूं। सपोज अगर कहीं ऐसा आ गया कि 16 सही 2/3% अगर रेट है, सपोज कहीं ऐसा आ गया 14 सही 2/7% अगर रेट है, तो फिर तो हालत खराब होनी है ना, फिर हमारा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। लगेगा तो, लेकिन कितनी बड़ी कैलकुलेशन जाएगी आप सोच भी नहीं सकते हो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो मैंने कहा रेशियो मेथड को भी साथ के साथ लेकर चलना है, एक अल्टरनेट सोर्स के रूप में, कि जहां ये नहीं लगेगा तुरंत रेशियो मेथड को लगा देंगे। तो यहां आप क्या करेंगे, 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है, तो पहली साल 8 से 9 एक प्लस किया, बात 2 साल की हो रही है तो 8 से 9 गुणा करेंगे 64, गुणा करेंगे 81, कितना ज्यादा है भाई, ये 17 ज्यादा है, और अगर परसेंटेज में निकालना है तो 17/64 और गुणा 100, ये जाएगा 16 बार, 4 से 25 बार, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 और 8 42/16, ये जाएगा 16 दूनी 32, 10, 16 छिकम 96, 96 4 5 9, 16 पंजे 80, मतलब लगभग 26.5% के आसपास हम कह सकते हैं, लगभग 26.5% के अप्रोक्स हम कह सकते हैं कि इतना परसेंट इफेक्टिव रेट बनेगा, इफेक्टिव रेट। ओके, कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं ना, आराम से आप कर सकते हैं। मैंने कहा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ऐसा हो तो फिर थोड़ा सा सोचने की बात बनती है। एक और सवाल अगर मैं आपको दूं ऐसा ही, मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पहली साल का 12.5% है, और दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 सही 2/3%। भाई ये तो फर्स्ट ईयर का दे दिया मैंने, फर्स्ट ईयर, दोनों साल अलग अलग रेट लगे हैं। ये सेकंड ईयर का मैंने दे दिया, सेकंड ईयर का, और मैंने कहा बताओ 2 साल का इफेक्टिव रेट कितना परसेंट होगा, बताइए। सर कौन सा मेथड सही है, देखो सही दोनों मेथड हैं बच्चे, दोनों मेथड सही हैं। आपको ये चेक करना है कि कहाँ मुझे रेशियो मेथड लगाना है और कहाँ मुझे फॉर्मूला लगाना है। मान लो अगर परसेंटेज आपके ऐसे आ जाए रेट, तो आप रेशियो मेथड लगाओ। अगर आपके ऐसे हो 10%, 5%, 3%, 4%, 2%, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप कोई सा भी मेथड लगाओ। ओ सॉरी, फिर आपको फॉर्मूला जाना पड़ेगा। मान लो अगर 2% 3% आ गया तो रेशियो मेथड से बड़ा टिपिकल हो जाएगा। फिर अगर 10% 20% ऐसा रेट है, ऐसी दर है, तो फिर आप चाहे रेशियो से जाओ चाहे आप फॉर्मूला लगाओ, आपकी मर्जी है। जरा इसका बताना भाई कि पहली साल 12.5% है, 12.5% का हमारा फ्रैक्शन भिन्न होता है 1/8, और 16 सही 2/3% का हमारा फ्रैक्शन होता है 1/6। तो पहली साल कितना होगा, 1/8 यानी कि 8 से बढ़कर 9, और दूसरी साल होगा 1/6 यानी कि 6 से बढ़ के 7। आप गुणा करेंगे, 8 छिंग 48, 9 सत्ते 63, तो कितना सी आई आया है, 12 और 3 15, और अगर परसेंटेज में निकालना है तो 15/48 और गुणा 100। भाई 3 पंजे 15 और 3 से जाएगा 16 बार, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 पंजे 125/4%।
ये आ जाएगा 31.25%। कितना होगा? 31.25%। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। चलो, अब बात आती है 3 साल की। बात करते हैं बच्चे 3 साल की, कि 3 साल का फॉर्मूला क्या होता है। तो 3 वर्ष के सीआई का फॉर्मूला, 3 वर्ष के सीआई का फॉर्मूला, जरा इसको भी देखते हैं क्या है इसमें। भाई, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट A%, B% और C% ऐसा हो, कि पहली साल A%, दूसरे साल B% और तीसरे साल C%, अगर ऐसा हो, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, कि पहले स्टेप में आप तीनों को ऐड कर दो। पहले स्टेप में क्या करेंगे? पहले स्टेप में हम तीनों को ऐड कर देंगे, प्लस फिर आप दो दो की गुणा करो, ए बी, प्लस दो दो की गुणा करो बी सी, प्लस और दो दो की गुणा करेंगे ए सी, और बटा 100, और तीसरा भी साइन प्लस। अब आप तीनों की गुणा कर दो, यानी कि ए बी सी, और यहां 2 जीरो से डिवाइड किया है तो यहां 4 जीरो से डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला बच्चे आपको दिखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन जब आप इसे अप्लाई करोगे, 3-4 सवाल प्रैक्टिस कर लोगे, तो चीजें आपकी सेटल हो जाएंगी। तो हमारा इफेक्टिव रेट बना कितना? इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर। प्रभावी दर कितना परसेंट बन गई? इतने परसेंट बन गई। ये 3 साल का फॉर्मूला है। कितना है? 3 साल का फॉर्मूला है। तो यहां अगर मैं देखूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की जो दर है, मान लो 10% मैंने बोला, और समय जो है आपका 3 वर्ष, 3 साल है, तो बचाओ बताओ 3 साल का सीआई कितना होगा बच्चे? ये मैंने आपसे पूछा। 3 साल का हमारा प्रभावी दर, यानी कि इफेक्टिव रेट क्या होगा? लगाइए दिमाग इसमें। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। अगर ऐसा 10% जैसा आ जाए रेट, तो आप रेशियो से भी जा सकते हो, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर ही हमारी ऐसी आ जाए, 2%, 3%, 5% तो ठीक है, 6%, उस केस में क्या करेंगे? वहां हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो बच्चे इसको भी आप देखेंगे। तो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, समय 3 साल है, तो आपका पहली साल भी 10% ब्याज की दर है, दूसरे साल भी 10% और तीसरे साल भी 10%। यानी कि ए का मान भी 10, बी का मान भी 10 और सी का मान भी 10। 10%, 10%, 10%। क्या करेंगे? पहले स्टेप में तीनों को जोड़ेंगे, ये आ गया 30, प्लस दो दो की गुणा करेंगे, 10 धाम 100, प्लस 10 धाम 100, प्लस 10 धाम 100, बटे 100, ये वाला, प्लस अब तीनों की गुणा कर देंगे, 10 धाम 100 धाम 1000, और बटे 4 जीरो से डिवाइड कर देंगे। तो आगे बढ़िए जरा, ये आ जाएगा 30, प्लस 100, 100, 100, 300, बटा 100, प्लस 3 जीरो से 3 जीरो हटा दो, 1/10 होता है 0.1। ये आ जाएगा 30 प्लस 3 प्लस 0.1, यानी कि 33.1%। कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 33.1%। अगर यहीं पर मैं आपसे पूछने लगूं कि 3 साल का एसआई कितना होगा, जरा बताना मुझे परसेंट में। ये तो 3 साल का सीआई आपने निकाल दिया, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया 33.1%। अगर मैं आपसे पूछने लगूं